आज हम जिस इंटरनेट पर इतना निर्भर हैं, वो पता है लगभग कुछ और ही होता। पर्दे के पीछे दो टेक्नोलॉजी के दिग्गजों के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। एक ऐसी जंग जो हमेशा के लिए तय करने वाली थी कि हम और आप कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे और कैसे जानकारी शेयर करेंगे। और यहीं पर कहानी सबसे मजेदार हो जाती है। एक तरफ था एक बहुत ही सावधानी से बड़े बड़ों के द्वारा बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मॉडल, और दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल जमीनी स्तर का जुगाड़ू समाधान। तो आखिर कैसे एक परफेक्ट थियरी पर एक प्रैक्टिकल हकीकत की जीत हो गई, चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं 1970 के दशक में। उस जमाने में कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब था पूरी तरह से अराजकता, एक डिजिटल वाइल्ड वेस्ट। हर बड़ी कंपनी जैसे IBM या DEC का अपना खुद का नेटवर्क आर्किटेक्चर था, और ये नेटवर्क्स एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते थे। सोचकर देखिए, अगर एक फोन ब्रांड सिर्फ अपने ही ब्रांड के दूसरे फोन पर कॉल कर पाता तो क्या होता। साफ था कि हमें एक यूनिवर्सल भाषा की सख्त जरूरत थी। और इसी खिचड़ी के बीच से इस बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए दो बड़े दावेदार सामने आए। दो बिल्कुल अलग अलग ब्लूप्रिंट, जिन्होंने वादा किया कि वो नेटवर्कों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो ये थे वो दो खिलाड़ी। एक तरफ था OSI मॉडल, इसे एक आदर्श, पूरी दुनिया के लिए एक जैसा स्टैंडर्ड समझिए, जिसे ISO ने बड़ी बारीकी से तैयार किया था। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव 7 लेयर वाला अप्रोच था। दूसरी तरफ था TCP/IP। ये ARPANET यानी इंटरनेट के पूर्वज के लिए बनाया गया एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। इन दोनों की फिलॉसफी ही अलग थी। OSI एक आइडियल प्लान था, जबकि TCP/IP एक पहले से काम कर रहे सिस्टम का नतीजा था, जिसे हर तरह के नेटवर्क पर काम करने के लिए फ्लेक्सिबल बनाया गया था। अब ये स्लाइड उनके अप्रोच के अंतर को एकदम साफ दिखाती है। देखिए कैसे TCP/IP मॉडल OSI की कई लेयर्स को एक में ही मिला देता है। जैसे OSI की प्रेजेंटेशन लेयर डेटा एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन को संभालती थी, और सेशन लेयर डिवाइसेस के बीच कनेक्शन को मैनेज करती थी। TCP/IP ने इन सब कामों को आसान बनाकर एक ही एप्लीकेशन लेयर में डाल दिया। इससे डेवलपर्स के लिए इसे लागू करना कहीं ज्यादा आसान हो गया, और यही सरलता इसकी जीत का एक बहुत बड़ा कारण बनी। और बस यहीं से शुरू हुआ वो मुकाबला जिसे आज महान प्रोटोकॉल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये वर्चस्व के लिए दो स्टैंडर्ड्स के बीच एक ऐसी जबरदस्त टक्कर थी, जिसका नतीजा ये तय करने वाला था कि आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। TCP/IP का कॉन्सेप्ट 1973 में ही आ गया था, और 1983 तक तो ये यूनिक्स का हिस्सा भी बन चुका था, जो उस समय का एक बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम था। और OSI मॉडल, वो तो आधिकारिक तौर पर 1984 तक पब्लिश भी नहीं हुआ था। तब तक तो TCP/IP को एक बहुत बड़ी डिसाइसिव बढ़त मिल चुकी थी। और उस समय लोग सोचते क्या थे, ये कोटेशन देखिए, सब साफ हो जाएगा। OSI को एक बेहतरीन, ज्यादा फीचर्स वाला ऑप्शन माना जाता था, नेटवर्किंग की दुनिया की कैडिलैक। और TCP/IP वो थी एक सीधी साधी इकोनॉमी कार। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, रेस हमेशा सबसे महंगी कार ही नहीं जीतती। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो कौन से खास कारण थे जिनकी वजह से इस प्रैक्टिकल, कम आकर्षक मॉडल ने ये जंग जीत ली? चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे अहम कारण था टाइमिंग। TCP/IP पहले से मौजूद था और काम कर रहा था। ये कोई थियरी नहीं थी, ये ARPANET की धड़कन थी। जब OSI पर कमिटियों में बहस चल रही थी, तब असल दुनिया में लोग TCP/IP का इस्तेमाल कर रहे थे। एक डेवलपर ने तो इसे उस समय का एकमात्र इस्तेमाल करने लायक ओपन प्रोटोकॉल तक कह दिया था। पहले आने का ये फायदा, ये निर्णायक साबित हुआ। दूसरा कारण था सादगी। एक कमिटी द्वारा डिजाइन किया गया OSI मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स था और समझौतों से भरा हुआ था। अकेले इसके ट्रांसपोर्ट लेयर में ही 5 अलग-अलग क्लास थे। इसे लागू करना किसी बुरे सपने जैसा था। इसे धीमा और बोझिल माना जाता था। और इसके ठीक उलट TCP/IP एकदम सीधा और सरल था। इसे लागू करना आसान था, जिसका मतलब था कि ज्यादा लोग ज्यादा तेजी से इसका इस्तेमाल कर सकते थे। और अब आता है असली गेम चेंजर, पैसा। TCP/IP के सारे स्पेसिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में थे। मतलब कोई भी उन्हें मुफ्त में डाउनलोड करके सीख सकता था, इस्तेमाल कर सकता था। वहीं दूसरी ओर OSI के स्टैंडर्ड्स खरीदने पड़ते थे, और वो बिल्कुल भी सस्ते नहीं थे। इसने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी, जिसने स्टूडेंट्स और डेवलपर्स को इससे दूर रखा।
आपको अंदाजा देने के लिए 1994 में OSI के सिर्फ एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की कीमत $100 थी, और ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की कीमत थी, जबकि TCP/IP की पूरी जानकारी एकदम मुफ्त थी। जैसा कि कार्ल मैलेमूड ने 1990 में लिखा था, ये सोच उल्लेखनीय रूप से अदूरदर्शी थी। एक खुले और मुफ्त मॉडल ने एक विशाल, जुनूनी कम्युनिटी बनाई, जबकि बंद और महंगे मॉडल ने खुद को सबसे अलग थलग कर लिया। ये प्रोटोकॉल युद्ध में एक निर्णायक वार था। तो TCP/IP ने युद्ध जीत लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि OSI गायब हो गया। असल में ये आज भी नेटवर्किंग की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बस उस तरह से नहीं जैसा इसके बनाने वालों ने सोचा था। OSI मॉडल एक प्रैक्टिकल प्लान से हटकर एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन गया है। ये नेटवर्किंग के बारे में सोचने और सिखाने के लिए एक रेफरेंस गाइड की तरह है। ये हार्डवेयर इंजीनियर से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तक सबको एक कॉमन भाषा देता है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर मिलकर काम कर सकें। और ये समस्याओं का पता लगाने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल है। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि ये कैसे काम करता है। जब भी नेटवर्क में कोई गड़बड़ होती है तो टेक्नीशियन OSI लेयर्स का इस्तेमाल करके समस्या को परत दर परत सुलझाते हैं। वो सबसे नीचे फिजिकल लेयर से शुरू करते हैं, क्या केबल ठीक से लगी है, और फिर एक एक करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये अंदाजा लगाने के बजाय समस्या को सुलझाने का एक लॉजिकल तरीका है। तो आखिर में फैसला क्या हुआ? TCP/IP वो प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल और खुला प्रोटोकॉल है जो हमारे इंटरनेट को चलाता है। लेकिन OSI मॉडल वो सैद्धांतिक, सुरुचिपूर्ण फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल हम ये समझने, सिखाने और ठीक करने के लिए करते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। एक ने जंग जीती तो दूसरे ने हमें सिखाने का तरीका जीता। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या इनोवेशन बड़ी बड़ी कमेटियों और परफेक्ट योजनाओं से आता है, या फिर जमीनी स्तर पर बने प्रैक्टिकल और लचीले समाधानों से? प्रोटोकॉल युद्धों की कहानी एक बहुत शक्तिशाली जवाब देती है, और ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है।